आर्थिक चक्र, व्यापार चक्र, साइकिल का मतलब क्या होता है? जैसे वेदर होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे नॉर्मली अगर वेदर को डिवाइड करें तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि विंटर, विंटर के बाद क्या आएगा? समर, समर के बाद क्या आएगा? मॉनसून। दोनों बोल सकते हैं इंडिया का जो सीजन है वो एक साइकिल में घूमता है, इसी साइकिल में घूमता है। ठीक है, साइकिल मतलब क्या? कि जो हर चीज को रिपीट करे उसी को बोलते हैं ना साइकिल, जो रिपीटेटिव होता है। तो जिस प्रकार से मौसम एक साइकिल में रोटेट करता है, उसी प्रकार से कोई भी अर्थव्यवस्था, ठीक है, कोई भी अर्थव्यवस्था भी एक साइकिल के रूप में एक दूसरे को रिपीट करता है। ठीक है, तो इसका अलग अलग फेज आता है। तो एक फेज है जिसको बोलते हैं बूम फेज। ठीक है, बूम का मतलब क्या होता है? हाई, या बहुत मतलब जनरल इकोनॉमिक टर्म में इसको बोला गया है यहाँ पे कि सब कुछ जब अच्छा चल रहा है, मतलब का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? जैसे मानते हैं जी, जब भी जैसे एक चीज का याद रखिएगा, जैसे कहीं भी आपसे कोई पूछ रहा है कि भारत का जीडीपी कितना है, तब क्या बोलेंगे? तो जनरली लोग, हम लोग जीडीपी कभी भी दर्शाते हैं तो किस चीज में, परसेंटेज में बोलते हैं। तो देखिए जीडीपी जो होता है ये हमेशा क्वांटिटी फॉर्म में होगा, मतलब ये क्या होगा, इतना लाख करोड़ या ऐसा ऐसा। अगर कोई भी चीज बोल रहा है इतना परसेंट है, मतलब वो जीडीपी नहीं है, वो जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट है। जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे निकालता है? मान लीजिए पिछला साल 100 था, इस साल 108 हो गया, तो ये हो गया जीडीपी। ठीक है, ये हो गया जीडीपी पिछले साल का, ये हो गया जीडीपी इस साल का। लेकिन ग्रोथ रेट कितना है जीडीपी का? 8%। तो जब भी ये परसेंटेज में दिखाते हैं तो वो जीडीपी नहीं होता, वो क्या होता है? जीडीपी विकास दर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा बेवकूफी कहीं मत कीजिएगा कि कोई भी चीज को बोलेगा जीडीपी 8% है। जीडीपी विकास दर 8% है। ठीक है, तो जब भी आपका जो ग्रोथ रेट है, ये जो बूम फेज में क्या होगा, ये जो आपका ये जो ग्रोथ रेट क्या होगा, ये हाई पे होगा। हाई बोलने का मतलब क्या है? हाई मतलब बोलने का 20-50 नहीं, ग्रोथ रेट बोलने का हाई मतलब यहाँ पे है, जैसे इंडिया के लिए, इंडिया वालों को क्या बताए थे? ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 8-9% अगर हो गया तो क्या इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर इंडिया के केस में देखा जाए तो ग्रोथ रेट अगर हमारा 8% के आसपास है तो हम लोग क्या बोलेंगे? बूम फेज में। ठीक है, ये अगर यूएसए के लिए उनका ग्रोथ रेट अगर 3 से 4% पे, तो वो लोग क्या बोलेंगे? बूम फेज में। मतलब अगर आपका इकोनॉमी अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है तो उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बूम फेज। तो इसमें भी तीन चीज होता है। मतलब पहला बूम हो गया, मतलब बूम में मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका ग्रोथ रेट अच्छा है, तो इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी दर क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, पॉवर्टी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, लेकिन हमेशा अच्छा होता नहीं है, कुछ ना कुछ कारण से क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा, किसी टाइप का हो, चाहे वो जैसे अभी कोविड का प्रॉब्लम हो, या वर्ल्ड लेवल में कोई और प्रॉब्लम हो, वार का प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज का प्रॉब्लम हो, तो कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये आप बूम से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो बूम से जब बाहर निकलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रिसेशन। रिसेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं रिसेशन को? हाँ, हमको भी याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। आएगा मंदी का, रिसेशन का। ठीक है, मंदी ही तो बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, मंदी ही शायद बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपका रिसेशन में क्या होगा? ये जो ग्रोथ रेट है ये क्या हो जाएगा? मिनिमम पे चला जाएगा। मतलब इंडिया के केस में मान लेते हैं बूम फेज क्या होगा, लगभग मान लीजिए हम लोग 8% के आसपास है, तो क्या बोलेंगे लोग? बूम फेज में। यही मान लीजिए घट के 3%, 4% पे आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? रिसेशन के फेज में, मंदी, आर्थिक मंदी। ठीक है, इसको मंदी मत लिखिए, आर्थिक मंदी बोलते हैं। ठीक है, तो आर्थिक मंदी के फेज में कब आएंगे?
जो हम लोग ग्रोथ रेट क्या होगा 3% या मान सकते हैं 6% या 5% के नीचे आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे लोग मंदी के फेज में, मतलब हम लोग का स्थिति इकोनॉमी का सही नहीं चल रहा है। इसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगा, जब मान लेते हैं बूम फेज में, मतलब जनरली अगर इकोनॉमी में देखा जाए तो बेसिक दो कंपोनेंट है जो ग्रोथ में सपोर्ट करता है या किसी भी आर्थिक रूप में कोई भी डिसीजन में सपोर्ट करता है। वो कौन, एक है गवर्नमेंट और दूसरा माना जाता है बैंकिंग सेक्टर जिसमें आरबीआई है मेन। ठीक है, तो आरबीआई और सरकार के सहयोग से ये बूम फेज पे था। उसके बाद किसी कारणों से क्या हो गया, आर्थिक मंदी का दौर आ गया। तो आर्थिक मंदी के दौर में फिर क्या करेगा सरकार और आरबीआई मिलकर, क्या करेगा वापस इसको कहाँ ले जाने की कोशिश करेगा, बूम फेज पे। तो ये जब रिसेशन आ जाता है उसके बाद जो अगला फेज होता है उसको बोलते हैं रिकवरी। रिकवरी में क्या होता है कि गवर्नमेंट, शॉर्ट में लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कभी भी इकोनॉमी का बात करेंगे तो हमेशा स्टेट लेवल से का बात नहीं करेंगे, हमेशा कंट्री लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ में आरबीआई, ये लोग दोनों मिलकर क्या कोशिश करते हैं रिकवरी फेज में, मतलब रिकवरी फेज में ये लोग कोशिश करते हैं किसी न किसी, कोशिश कैसे करेंगे, मतलब ये क्या हो गया, मीट कैसे गया ये, मतलब देखिए रिकवरी का मतलब क्या कि मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो आपका घर परिवार वाला सब मिलकर उसको सही करने का कोशिश करेगा, तो वो जो कोशिश का जो फेज होगा उसको क्या बोलेंगे रिकवरी फेज। जैसे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, तो गवर्नमेंट टैक्स कम कर सकता है, सब्सिडी ज्यादा दे सकता है, तो इससे क्या होगा मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा। आरबीआई क्या कर सकता है, तो टैक्स आरबीआई क्या कर सकता है कि जो मान लीजिए लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इस टाइप का कुछ ना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, इसका अलग चैप्टर है। इसका आपको चैप्टर ये मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे क्या आरबीआई करता है, और ये पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी में राजकोषीय नीति में गवर्नमेंट क्या करता है डिटेल में, दोनों के ऊपर एक चैप्टर है। ठीक है, आरबीआई का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। तो बेसिकली ये तीनों फेज में घूमते रहता है कोई भी अर्थव्यवस्था, वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो या अमेरिकन अर्थव्यवस्था हो, कभी ना कभी आपका ये बूम फेज आएगा, बूम फेज के बाद रिसेशन आएगा, रिसेशन के बाद गवर्नमेंट फिर आरबीआई रिकवरी करेगा और रिकवरी के बाद फिर बूम पे आएगा, फिर कुछ ना कुछ घटना होगा, फिर ये ऐसे ही घूमते ही रहेगा कोई भी अर्थव्यवस्था हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आर्थिक चक्र। ठीक, अब हाँ, ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाए ऐसा, हम्म तो वो तो लास्ट ईयर कम था, इसलिए बेस ही लास्ट ईयर कम हो गया कोविड के कारण, इसलिए आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन रियल में ज्यादा होगा नहीं। जब उसको इसलिए तो बोला गया ना बेस ईयर हम लोग क्यों इफेक्ट लेते हैं, 11-12 के अनुसार जब उसका जब कांस्टेंट पे कैलकुलेट करेंगे तो उतना नहीं दिखेगा, फिर कम दिखेगा। पिछले पिछले साल के रिसेट में ज्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल जब वही आपको बताया ना जो ये सब प्राइस और कॉस्ट क्यों पड़े, ताकि ये सब जो छोटा मोटा जो प्रॉब्लम के कारण कोई डेटा बड़ा छोटा नहीं दिखे। तो पिछले ईयर के रिस्पेक्ट में क्योंकि पिछले साल का जो वैल्यू था वही कम गया था, तो इस ईयर का ऑफकोर्स आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, लेकिन कोई भी अगर सपोज करें, मतलब एक नॉर्मल फेज लें, कोविड को भूल जाइए, जैसे नॉर्मल फेज में अगर मान लेते हैं इंडिया का ग्रोथ रेट 20% हो जाए तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल तभी है, देखिए कभी भी जो ग्रोथ रेट होता है जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है ये मान लीजिए 8% है, ये तभी 8% होगा जब इन्फ्लेशन रेट मान लीजिए 5 से 6% होगा, तब ये ग्रोथ रेट 8% पे होगा। जैसे जैसे इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। मतलब बोलने का ये सेंस है कि महंगाई या इन्फ्लेशन ये दोनों एक साथ बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसके साथ, जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ, लेकिन ये हमेशा हमेशा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। कब तक प्रोपोर्शनल है, किसी एक फिक्स टर्म तक, मान लीजिए 10-12 तक ही साथ में चलेगा, लेकिन जैसे ही इस रेंज को क्रॉस करेगा वैसे ही क्या होगा, दोनों उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब महंगाई क्या है, महंगाई के कारण ही, महंगाई जब तक आप एक लिमिट में है तब तक अर्थव्यवस्था के लिए सही होता है, उस लिमिट को अगर पार कर गया या उसके नीचे आ गया तो फिर वो अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता, मतलब उसका जो ग्रोथ रेट है उसका फिर उल्टा इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये तो नॉर्मल कंडीशन में ये बोलते हैं कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट दोनों प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसलिए आरबीआई हमेशा क्या चाहता है कि महंगाई दर किसके किसके बीच में रहे, तो आरबीआई का ये मानना है कि ऑप्टिमम आज के डेट में भारत का जो महंगाई दर होना चाहिए 4% होना चाहिए, 4% होगा तभी हम लोग ग्रोथ रेट 6 से 8 के बीच में होगा।
लेकिन ये रेशियो हमेशा काम नहीं करेगा। अगर मान लो ग्रोथ, हमारा इन्फ्लेशन रेट अगर 4% को जगह 10% हो जाएगा और हम लोग ये सोचेंगे कि हमारा ग्रोथ रेट 15% है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि सिंपल एक नॉर्मल रेंज में जब ये रहता है इन्फ्लेशन, तो जीडीपी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर किसी फेज या किसी साइज से बाहर निकल जाएगा इन्फ्लेशन रेट, तो वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, उसका इधर उधर होने लगेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। आगे चल के धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज आपको चैप्टर बाय चैप्टर ही समझ में आएगा। और कुछ पूछना है बोलिए, या आपका डाउट क्लियर हुआ? आपको तो भूल गया, आपको क्वेश्चन ही क्या था? नहीं, आपका क्या क्वेश्चन था? हम तो भूल गए, क्या पूछे थे आप? हम पूछे थे कि अगर कोई सिचुएशन में जैसे कि भारत का बूम पे 8 से 9% होना जरूरी है, हाँ, लेकिन इस साल में भारत का जीडीपी जो है 11 से 12% बढ़ने का अनुमान है। वो ड्यू टू कोविड के कारण, वो बेस जो प्रीवियस ईयर उसमें कम था, इसलिए इसलिए ज्यादा दिखेगा, और कोई रीजन नहीं। और बोलिए और कुछ। ठीक है, तो बेसिकली आर्थिक चक्र 3 अलग अलग फेज में घूमता है, बूम फेज, रिसेशन और रिकवरी। अब बूम रिसेशन में भी अलग अलग कैटेगरी होता है। रिसेशन आप लोग ये सब टर्म सुने होंगे। पहला टर्म बोल रहे हैं स्लो डाउन, सुने ये टर्म? जैसे जनरली जो रिसेशन होता है, या तो उसको 3 चीज बोला जाता है। ये जो है वर्ड रिसेशन कॉमन वर्ड है, लेकिन जरूरी नहीं कि रिसेशन ही उसको बोले। 3 अलग अलग टर्म यहाँ पे यूज किया जा सकता है, या तो रिसेशन बोलेंगे, या तो स्लो डाउन बोलेंगे, नहीं तो डिप्रेशन बोलेंगे। डिप्रेशन वर्ड सुने हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है किसके क्या चल रहा है। जैसे ये जो है, ये ग्रोथ रेट मान लीजिए 8% वाला है इंडिया के लिए, और रिसेशन मान लीजिए 3 से 4% पे है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिसेशन बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई भी अगर इसको दर्शाना चाहेगा, या इकोनॉमिस्ट जो लिखेगा, तो इसको रिसेशन नहीं बोलेगा। मतलब यहाँ पे 8 से अगर 3 से 4% पे आएगा, तो उसको रिसेशन नहीं बोला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? स्लो डाउन बोलेंगे। वही अगर मान लेते हैं ये घट के और 3 या 2% पे आ जाएगा, या बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो उसको रिसेशन बोलेंगे। और ये और भी नीचे मान लीजिए 0%, 1% पे चला गया, तो इसको, और बहुत लंबे टर्म तक रह गया, तो उसको डिप्रेशन बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म का यूज होता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको स्लो डाउन बोलेंगे, या रिसेशन बोलेंगे, या डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, एक एक करके लिखते हैं, सबके बारे में लिखिएगा। ये पहले ये साइकिल बना लीजिए। देखिए, विश्व में कोई भी अर्थव्यवस्था विश्व में कोई भी अर्थव्यवस्था एक आर्थिक चक्र में घूमता है। एक आर्थिक चक्र में घूमता है। तो अभी का जो फेज है, उसको हम लोग क्या मान सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोविड के समय का ही ले, तो कोविड के जस्ट पहले, एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, मतलब समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कोविड के जस्ट पहले बूम फेज चल रहा था, उसके बाद मान लेते हैं रिसेशन या स्लो डाउन, हो गया, किसके कारण? कोविड के कारण। उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप ले रहा है जिससे इसे बाहर निकाल सके, तो उस फेज को क्या बोलेंगे? रिकवरी। तो हम लोग बोल सकते हैं अभी हम लोग किस फेज में है? रिकवरी फेज में। जब हम लोग का ग्रोथ रेट वापस इस पे आएगा, तो बूम फेज में आ जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ घटना होगा जिसके कारण वापस यहाँ पे आएंगे, ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक, तो इसमें कोई भी अर्थव्यवस्था यही साइकिल में घूमते रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये रिसेशन के बाद सीधे बूम होगा, रिसेशन के बाद रिकवरी होगा, रिकवरी के बाद बूम होगा, और बूम के बाद फिर से रिसेशन होगा। ठीक है, ये साइकिल बना लिए हैं। अब एक एक करके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहला लिखिए बूम के बारे में। बूम में कुछ पॉइंट लिखेंगे। बूम के अंदर क्या होता है? सबसे पहला विकास दर उच्च स्तर पर होता है। ऊंचे स्तर का मतलब क्या है? ऊंचे स्तर का ये मतलब नहीं कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब आपको ये देख लीजिए ऐसा,
उच्चतम स्तर पे होता है। उच्चतम स्तर मतलब क्या, किसके लिए, जैसे बेसिकली हम लोग तीन अलग, कोई भी विश्व में जितने भी कंट्री है सबको तीन पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पहला क्या है, डेवलप, विकसित, दूसरा डेवलपिंग, ठीक है, और तीसरा अंडर डेवलप्ड, ठीक है। तो डेवलप्ड के लिए कितना मानेंगे, बूम के लिए परसेंटेज कितना होगा, तो जो डेवलप्ड है जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, उसके लिए ग्रोथ रेट मैक्सिमम कितना जाएगा, 3 से 4%। ये हो गया जीडीपी ग्रोथ रेट, ये डेवलप के लिए माने पहला। और यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, 1 से 2%। अगर ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो डेवलप कंट्री के लिए बेस्ट सिचुएशन, मतलब बूम फेज में है वो, ठीक है। डेवलपिंग के लिए क्या होगा, जिसमें इंडिया आ रहा है, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो ये सब के लिए बूम फेज का ग्रोथ रेट कितना होगा, 6 से 8%। और वहां पे महंगाई दर कितना चलेगा, 3 या 4 या ऐसे मान लीजिए 3 से 5% के बीच में, ठीक है। हम तो ऐसे ही बस बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी देखिए, कोई भी जीडीपी जो होता है ना, वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है। जितना इन्फ्लेशन होगा उससे थोड़ा सा अधिक जीडीपी होगा, 2-3% एक्स्ट्रा। और जो अंडर डेवलप है, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश अगर 6% रेट से ग्रो करेगा तो बहुत पीछे रह जाएगा। तो उसके लिए ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, 10 से 12%। वहां पे इन्फ्लेशन हमेशा होगा 6 से 8% के बीच में। तो कोई भी कंट्री का ग्रोथ रेट अगर इस फेज में, अगर वो डेवलप में है तो इतना होना चाहिए, डेवलपिंग में है तो इतना होना चाहिए, अंडर डेवलप में है तो इतना होना चाहिए। तो उस कंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो किस फेज में है, बूम फेज में है। तो दिक्कत किसी को, ठीक है। तो हमेशा ये नहीं कि उच्चतम स्तर पे, इसका मतलब ये नहीं कि 20, 50, 100 कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट में लिखिएगा, बूम में पहला क्या लिखे हैं, विकास, ठीक है। अगला लिखिए बेरोजगारी दर या बेरोजगारी कम होता है, ऐसे लिखिए, बेरोजगारी कम होता है, बेरोजगारी एवं गरीबी कम होता है। दूसरा पॉइंट में लिखिए बेरोजगारी एवं गरीबी न्यूनतम स्तर पे या कम होता है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये होगा पहला फेज। दूसरा फेज में क्या आएगा, रिसेशन। दूसरा में ऐसे लिख लीजिए स्लो डाउन, रिसेशन या डिप्रेशन। ये जो फेज है आमतौर पर हम लोग रिसेशन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली डिटेल में देखा जाए तो उसको रिसेशन ही बोला जा सकता है, उसको स्लो डाउन भी बोला सकता है, और उसको डिप्रेशन भी बोला जा सकता है, ठीक है। तीनों अलग अलग कंडीशन है। मतलब स्लो डाउन मतलब क्या, कि हल्का फुल्का कम हुआ, नाम से ही समझ में रहा है, हल्का धीरे हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, स्लो डाउन, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 2013 का समय, 2013 के समय आर्थिक मंदी टाइप से था, आप लोग उसमें थे उतने बड़े, मतलब देखिए 2008 आपको ये पता होगा कि विश्व का सबसे अच्छा ग्रोथ रेट किस समय था, 2008 के पहले। तो वो मान लीजिए बूम फेज है। उसके बाद क्या आया, फिर अगला बार भारत भारत का ही बात करें, 2008 के बाद क्या हुआ, भारत का स्थिति खराब हो गया, ठीक है। तो उस समय का फेज को बोला गया क्या, रिसेशन। लेकिन इंडिया में रिसेशन नहीं आया था, वो अदर कंट्री में रिसेशन आया, इंडिया में रिसेशन नहीं आया। वो कंट्री के कंट्री टू डिपेंड करता है कौन कैसे है। उसके बाद क्या हुआ, 2013 का समय आया, उस समय भी आर्थिक जो हमारा ग्रोथ रेट था फिर से कम हो गया। उस समय को भी रिसेशन नहीं बोले, उसको क्या बोले, स्लो डाउन। उसके बाद 16-17 का समय आया, उस समय भी स्लो डाउन का समय था। स्लो डाउन का मतलब क्या हो गया, कि जब आपका विकास दर जो है वो नॉर्मल रेट से, जैसे मान लीजिए 6-8% है, उससे घट के अगर मान लेते हैं ये 5%, 6% पे आ जाएगा या 4% पे आएगा, तो उसको रिसेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्लो डाउन। बोले जब थोड़ा सा स्लो हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, स्लो डाउन। यही अगर लंबा समय के लिए रह जाए, मान लीजिए यही अगर स्लो डाउन 1 क्वार्टर से छोड़ के 1 साल या 2 साल के लिए ऐसे ही अगर लगातार चलते रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, रिसेशन। और ये अगर और भी वो अगर बिग लेवल पे पहुंच जाए और पूरे वो विश्व उससे प्रभावित हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। इसको और हम डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे होता है। तो स्लो डाउन का मतलब क्या हो गया, कि आपका विकास दर जो है जीडीपी का, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो आप टॉपिक कैसे लिखें, पहला बूम लिखें, दूसरा में ऐसे लिख लीजिए स्लो डाउन स्लैश रिसेशन स्लैश डिप्रेशन। ठीक है, तो स्लो डाउन में क्या होता है, विकास दर कम हो जाएगा, पहला पॉइंट उसमें लिखिएगा। विकास दर घट जाता है, ठीक है। ये भी अपने एक साइकिल नहीं नहीं, ये बस ये पहला, ये दूसरा, दूसरा के अंदर डिपेंड करता है कितना घटा है। अगर कम घटा तो स्लो डाउन बोलेंगे, ज्यादा घट गया तो रिसेशन बोलेंगे, बहुत ज्यादा घट गया तो डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, विश्व लेवल पर डिप्रेशन देखा जाए तो एक ही बार आया है आज तक, 1929 में। हाँ, डिप्रेशन जब आता है ना वो कंट्री में नहीं आता, वो विश्व लेवल पे आता है। ठीक है, तो उससे प्रभावित कौन हुआ, अमेरिकन और यूरोपियन देश प्रभावित हुए, तो उस सब के बारे में हम बता रहे हैं, धीरे धीरे रुकिए। अभी क्या लिखे थे, पहला पॉइंट विकास दर में घट जाता है, अगला पॉइंट लिखिए बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ जाता है, बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ जाता है। ये जो 2 पॉइंट लिखे ये पूरे फेज के लिए कॉमन है। ठीक है, अब हम अलग अलग बताते हैं। स्लो डाउन का मतलब क्या हो गया, विकास दर में नॉर्मली लिखने का जरूरत नहीं, बस समझ लिए विकास। स्लो डाउन का मतलब क्या, आपका धीरे जो ग्रोथ रेट था वो धीरा थोड़ा कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, स्लो डाउन। रिसेशन का डिफिनेशन है, स्लो डाउन का कोई डिफिनेशन है, रिसेशन का डिफिनेशन वो लिखिए। अगला टर्म लिखिए उसमें आर्थिक मंदी, इसका याद मान लीजिए सब टॉपिक है, आर्थिक मंदी या रिसेशन। इसका प्रॉपर जो इकोनॉमिक के रूप में डिफिनेशन है क्या होता है, आमतौर पर लोग बोलते कुछ है लेकिन डिफिनेशन कुछ और होता है। ठीक है, उसका लिखिए, जब विकास दर दो या दो से अधिक तिमाही के लिए, जब विकास दर दो या दो से अधिक तिमाही के लिए, 2 और मोर क्वार्टर्स या कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, लगातार होना जरूरी है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तिमाही के लिए निगेटिव में रहे, निगेटिव में रहे तो उसे रिसेशन कहते हैं। जैसे आपको बताया गया Q1, Q2, Q3, Q4। अब आपको डिफिनेशन में क्या लिखा वो लिखवाएं, निगेटिव में रहे, लेकिन कभी हम ये नहीं बोले कि अगर ये माइनस में जाएगा तो भी रिसेशन बोलेंगे। बुकिश लैंग्वेज में ये लिखा जाता है कि नेगेटिव में जब चला जाए 2 से या 2 क्वार्टर या 2 से अधिक लगातार क्वार्टर, मान लीजिए यहाँ पे विकास दर Q1 में -1% चला गया, Q2 में मान लेते हैं ये 4% चला गया, और Q3 में ये चला गया -2%, तो इसको बोलेंगे कि ये रिसेशन का फेज है। एक साल के अंदर 2 क्वार्टर के अंदर मान लेते हैं ऐसा सिचुएशन है, तो इसको बोलेंगे कि रिसेशन का फेज है या नहीं है। ये ग्रोथ रेट का डेटा मान लीजिए इंडिया का आया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या है, रिसेशन है या नहीं है। रिसेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये लिखा है कि 2 या 2 से अधिक तिमाही लगातार, लगातार वर्ड लिखे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार नहीं है, बीच में एक बार निगेटिव में गया, फिर पॉजिटिव में आ गया, फिर निगेटिव में आ गया, तो ये लगातार नहीं है। लगातार जब होगा 2 तिमाही कम से कम, तो ही उसको क्या बोलेंगे, रिसेशन। ठीक है, लेकिन आमतौर पर बोलने के लिए जब ये कम भी हो जाता है, जैसे मान लेते हैं 1 से या 2% पे भी आ जाएगा ना, और ये 6 महीना से ऊपर तक रह गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसेशन ही बोलते हैं, उसमें भी रिसेशन ही बोला जाता है। ठीक है, बोलने का ये सिंपल मतलब ये समझ लीजिए कि हम लोग समझने के लिए 3 टर्म यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है किसी का कि किस कब क्या बोलेंगे। आमतौर पर जब कम हो जाता है तो स्लो डाउन, ज्यादा कम हो जाता है तो रिसेशन, और बहुत ज्यादा मतलब उसका इफेक्ट वर्ल्ड लेवल पे पहुंच जाए तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला टर्म लिखिए डिप्रेशन। जब आर्थिक मंदी का प्रभाव बहुत अधिक हो वैश्विक स्तर पर,
जब आर्थिक मंदी का प्रभाव बहुत अधिक हो वैश्विक स्तर पर और वो बहुत लंबे समय के लिए रहे, और वो बहुत लंबे समय के लिए रहे, तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। फिर लिखिएगा 1929 में डिप्रेशन आया था जिसका नाम द ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन था, जिसका नाम ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन था। तो इसका नाम अमेरिकन डिप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका में आया था, मतलब नाम वो पड़ गया, लेकिन इससे प्रभावित कौन कौन से देश हुए? बहुत सारे यूरोपियन देश और अमेरिकन देश। ठीक है। रिसेशन का बोला जाए तो लास्ट टाइम रिसेशन कब आया था इंडिया में? इंडिया में लास्ट टाइम ऐसा कोई ज्यादा इफेक्ट आया नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे बात करें, जैसे ये कैसे वर्ल्ड लेवल पे रिसेशन लास्ट बार कब आया था? तो आया था 2008 के बाद। वो तो बहुत पहले, हम रिसेंट में बात कर रहे हैं। रिसेंट में बात करा जाए तो रिसेशन वर्ल्ड लेवल पे कब आया था? 2008 के समय। ठीक है। तो 8 के समय में क्या हुआ, लेकिन इंडिया में नहीं आया था रिसेशन। ठीक है, वर्ल्ड लेवल का बात करें, वर्ल्ड लेवल पे बात होगा तो डिप्रेशन कब आया था? 1929 में। और लास्ट रिसेशन कब आया था? 2008 के बाद। ठीक है। उसके बाद भी आया, लेकिन उसको स्लो डाउन बोला गया। जैसे 2013 आया, 2017 आया, तो उसको रिसेशन नहीं बोला गया, उसको स्लो डाउन बोला गया। ठीक है। तो डिपेंड करता है क्या आता है, स्लो डाउन आया या रिसेशन आया या डिप्रेशन आया। आमतौर पर कोई ना कोई एक आएगा ही, और आमतौर पर यह देखा जाता है कि 4 से 5 साल के बाद ही आएगा ही। अगर पूरे विश्व स्तर पे देखा जाए तो रिसेशन कितने साल के बाद आ जाता है? 4 से 5 साल के बाद रिसेशन आना है। रिसेशन आए या स्लो डाउन आए या डिप्रेशन आए, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या आएगा। तो आमतौर पर स्लो डाउन आता है, उसी का जब लेवल हाई हो जाता है तो रिसेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं, और उसका और ज्यादा हाई लेवल आ जाता है तो डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? बहुत ही स्थिति खराब जब हो जाए, भूखमरी ये सब का कंडीशन हो जाता है उस समय। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला टॉपिक लिखिए। राष्ट्रीय आय के गणना का विधि। राष्ट्रीय आय के गणना का विधि। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेथड ऑफ नेशनल इनकम। एनआई लिखे हैं वो शॉर्ट में, नेशनल इनकम कैलकुलेशन। मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, राष्ट्रीय आय के गणना का विधि। मेथड मतलब क्या हो गया? विधि। ठीक है। तो जो जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने का कितना तरीका है? तो बेसिकली 3 तरीका होता है। देखिए, राष्ट्रीय आय का गणना करने का 3 विधि है। राष्ट्रीय आय के गणना के लिए 3 विधि है। इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड,
एक्सपेंडिचर मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं आय विधि, उत्पाद विधि और खर्च। आम भाषा में बोलते हैं, रियल हिंदी क्या होता है, व्यय विधि। ठीक है, आय विधि, उत्पाद विधि एवं व्यय विधि, आधा वो और यह है। ठीक है, वितरण विधि है, इसका अलग अलग नाम भी है। तो आय विधि, अब आय विधि ये सब कैसे कैसे कैलकुलेट है वो थोड़ा बता देते हैं। आपको थोड़ी देर पहले बताए थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना प्रकार का होता है, 4। पहला क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, मतलब जो बिजनेसमैन है वो। ठीक है, लैंड को क्या मिलता है, रेंट, मतलब इसका लैंड का इनकम क्या हो गया, रेंट। लेबर का इनकम, वेज, इसका इंटरेस्ट या ब्याज, और इसका प्रॉफिट। तो भारत में जितना भी प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, ठीक है, सबका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ये जितना भी इनकम है इसका, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सबको ऐड कर दें जितना भी भारत में सामान बन रहा है, और उसके बाद अगर जीडीपी निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम मेथड। ठीक है, इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये समझिए इनकम मेथड मतलब क्या, कि जितना भी उत्पाद के कारक होते हैं उन सबका इनकम को ऐड कर दिया जाए, मतलब लैंड, लेबर, वेज और प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए और उसके द्वारा जीडीपी निकाला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकम मेथड। तो ठीक है, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है और ये 50 है, तो कितना हो गया, 350। तो ये जो प्रोडक्ट एक बना उसका कीमत कितना हो गया, 350। तो मान लेते हैं सब इसको अलग अलग ऐड करके निकाले तो कितना आ गया, ये तो इसको अगर अलग अलग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो क्या होगा, उसको बोले इनकम मेथड। प्रोडक्शन मेथड में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट निकला 350 का, इसको बस देखेंगे कि जो प्रोडक्शन हुआ या जो प्रोडक्ट हुआ वो कितने का हुआ, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। तो दोनों चीज सेम ही है, बस एक हुआ कि इसको अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे टोटल जो प्रोडक्ट बना उसका वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका या तो इसको प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, या तो इसको प्रोडक्ट बोल, या इसको और भी बोला जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। तो बेसिकली इनकम वाले में क्या करते हैं, जितने भी इनकम है उसको जोड़ दिए, प्रोडक्शन में जितना जो प्रोडक्शन हुआ उसका वैल्यू निकाल लिए। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हैं, ये सबसे अलग है, इसमें क्या करते हैं, जितना भी लोग हैं, जैसे सिटीजन है, सरकार है, इन सब के द्वारा जो खर्च किया गया उसको जोड़ देंगे तो भी जीडीपी ही निकलेगा। ठीक है, तीनों का वैल्यू सेम आएगा, डिपेंड करता है कि किसको यूज किया जाए। ठीक, तो इन दोनों के बारे में बता दिए, ये कैसे निकलता है, तो इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक एक करके पहले लिखिएगा, तब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको तीनों मेथड याद रखना है और इसका जो तीसरा है उसका फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये तीनों लिख लिए हैं, तो इसका फॉर्मूला लिखिए तीसरा वाले का, C प्लस आई, ऐसे होगा, C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M। इनकम मेथड में सिंपल है, इनकम को जोड़ दिया जाता है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उस इनकम को जोड़ दिए, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन मेथड में क्या हुआ, जितना भी भारत में उत्पाद हुआ उन सभी का उत्पाद का क्या वैल्यू है उसको जोड़ दिए, तो प्रोडक्शन मेथड हो गया। ठीक है, अंत में क्या हो गया, इन सब से नहीं हटके तो तीसरा मेथड लेना है, तो क्या करना है कि खर्च को जोड़ना है। खर्च कैसे कैसे खर्च, तो सी से हो गया नॉर्मल जो कंज्यूमर है या जो पब्लिक है उसका खर्च,
आई से हो गया उसका निवेश, जैसे मान लीजिए हम और आप जो निवेश किए वो एफडी के रूप में, गोल्ड के रूप में, किसी रूप में, वो निवेश। उसके बाद जी से होता है गवर्नमेंट का खर्च, सरकार के द्वारा जो भी खर्च किया गया वो खर्च। उसके बाद एक्स का मतलब होता है, देखिए इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इंपोर्ट। तो जनरली इसका एक्सपोर्ट इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, एक्स का मतलब होता है इसका सेकंड लेटर से लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड लेटर का क्या है एक्स, तो एक्स से एक्सपोर्ट और इसका सेकंड लेटर लेते हैं इंपोर्ट। तो जहां भी इकोनॉमिक्स टर्म में एक्स लिखा और एम लिखा रहा है, इसका मतलब एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो सी का मतलब लिख लीजिए, अब डिटेल में लिखिए। सी का क्या मतलब है, सी का मतलब ऐसे नॉर्मल कंजम्पशन होता है। सी का मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन करता है, आम जनता। जैसे आपने जो भी खर्च किया तो क्या होगा, आपके द्वारा कंजम्पशन हुआ या कंज्यूमर के द्वारा किया गया खर्च। तो सी का मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन। या हिंदी में क्या बोलते हैं कंजम्पशन को, उपभोग, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट या निवेश। जो भी लोग इन्वेस्ट किए या निवेश किए, जैसे आपके पास कुछ पैसा है, मान लेते हैं आप 100 रुपया कमाए, या आपके घर में मान लीजिए कोई 100 रुपया कमाया, तो 100 रुपया क्या करेगा, या तो खर्च करेगा नहीं तो कहीं रखेगा। तो जो खर्च किया उस पैसा को लिख देंगे इसमें कंजम्पशन में, और जो पैसा बचा के कहीं रखा तो उसको रख देंगे इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो ये जितना भी पब्लिक है सबका खर्च निकल गया, उससे पता चल गया। अब उसके बाद और कौन खर्च करता है, तो सरकार भी खर्च करता है। तो सरकारी खर्च, जी का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च। उसके बाद एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, निर्यात और आयात। तो निर्यात और आयात का जो गैप हुआ उसको ऐड कर दी। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया निर्यात और इंपोर्ट का मतलब हो गया आयात। हो सकता है ये किसी किसी बुक में आपको अलग अलग ये सिंबल मिले, हो सकता है सी की जगह कुछ और लिखा रहा है या मतलब कुछ और लिखा रहा है। तो इसका बेस्ट वे आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो यही टर्म यूज किया गया, इसलिए हम भी यही टर्म यूज किए, ठीक है। लेकिन हो सकता है किसी बुक में आपको ये थोड़ा टर्म ऊपर नीचे मिले, ठीक है। अब बात आया कि ये जो तीन मेथड है, ये तीन मेथड के द्वारा किसी से भी अगर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंट्री का तो सेम आएगा। सबसे आसान इसमें कौन सा है, प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड। इसी का उपयोग भारत सरकार करता भी है। तो लिखिए अंत में, भारत में जीडीपी गणना के लिए उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में जीडीपी गणना के लिए उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, किस मेथड का प्रयोग किया जाता है। और सबसे आसान भी कौन सा है, प्रोडक्शन मेथड ही सबसे आसान है। ठीक है, तो जो जो मेन मेन कॉन्सेप्ट हम सारा बता दिए हैं, कुछ कुछ है फैक्चुअल पॉइंट जो लिख लीजिएगा। लिखिए तथ्य, अंत में लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट या तथ्य। अब देखिए ये सब जो भी कॉन्सेप्ट हम आज पढ़े, जीडीपी हो गया या कुछ भी हो गया, कॉस्ट हो गया, प्राइस हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, ये सब का कैलकुलेशन तो ऐसा नहीं हुआ कि बहुत दिनों से चल रहा होगा या 200 साल, हजार साल पहले से चल रहा है। ये सब इकोनॉमिक्स क्या हुआ, 100-200 साल में डेवलप किया गया कॉन्सेप्ट है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये 100-200-300 साल में ये सब बनाया गया है या लिखा गया है या डेवलप किया गया है। तो ऐसा पूछा जाता है कि भारत में कब से स्टार्ट हुआ, या भारत में पहली बार किसने राष्ट्रीय आय की गणना की, किसने की, नौरोजी। लिखना है तो लिख लीजिए, पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया सन 1900। लेकिन पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना भारत में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया सन 1900 1867-68 में, 1867।
हाँ 1867-68 में। नहीं 67। क्यों, ऐसा क्यों, आपको डाउट है क्या? क्रॉस चेक कर लीजिएगा डाउट होगा तो। ठीक है, अब ये जो इन्होंने गणना किया तो इसको कहाँ पे बताया, तो इसके लिए एक बुक उन्होंने लिखा था, उससे पता चला। इसके बाद ये लिख लिए क्या, इतना सन में किया गया, यह आंकड़ा, इस बार लिखिए, यह आंकड़ा एक बुक, एक किताब में लिखा गया जिसका नाम है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा बुक में ये लिखा गया था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये बुक कब आया था, उसी साल में। ठीक है, हाँ। और इस बुक के अनुसार भारत का उसमें प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो हम अगले पॉइंट में लिखे, इस किताब के अनुसार या दादा भाई नौरोजी के अनुसार उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। अब देखिए, ये जो दादा भाई नौरोजी ने कैलकुलेशन किया, तो ऐसा नहीं है कि सारा जितना इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है सबको यूज करके, उन्होंने रफली एक किया। ये जो डेटा था, ये ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक वे से किया गया, ये रफ कैलकुलेशन के अनुसार ये डेटा दिया गया। अब ऐसा पूछा जाए कि साइंटिफिक रूप से या वैधानिक रूप से सबसे पहला बार जीडीपी का गणना किसने किया? लिखिए, अगला पॉइंट अब लिखिए, वैज्ञानिक, साइंटिफिक रूप को हिंदी में क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक रूप से ना, हाँ, वैधानिक रूप। तो लिखिए, भारत में पहली बार वैधानिक रूप से जीडीपी का गणना किसने किया? किसने किया? ये लिखिए, VKRV राव, VKRV राव। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, सरकारी आदेश पर पहली बार, मतलब ये जो देखिए VKRV राव ने कैलकुलेशन किया, इनको कोई बोला नहीं कैलकुलेट करने के लिए, खुद से किए, लेकिन साइंटिफिक रूप से किए, जो प्रोसेस है करने का। ठीक है, अगला बार लिखिए, सरकारी आदेश पर सबसे पहली बार जीडीपी का गणना किसने किया? सरकारी आदेश या ऑफिशियल जीडीपी कैलकुलेशन या ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, इस टाइप से लिख सकते हैं कुछ भी। सरकारी आदेश पर पहली बार जीडीपी की गणना पीसी महलनोबिस ने किया। पीसी सरकार के आदेश पर पहली बार जीडीपी का गणना पीसी महलनोबिस ने किया। ये 1901 पीसी महलनोबिस ने, ये शायद 47-48 में किया था, इसका हमको ईयर नहीं याद। VKRV राव ने किया था लगभग 1931 के आसपास। हाँ, उनका नाम अब फुल फॉर्म हमको उतना थोड़ी ना पता है। ये सन 1931,
वीकेआरबी मतलब साउथ इंडियन थे तो साउथ इंडियन वैसे ही नाम है। किसको? हाँ माना जाता है, ऑफिशियल अटेम्प्ट उन्हीं का था सबसे पहला बार। ठीक है, कोई डाउट? आगे देखिए, अब आगे कुछ और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि ये काम किया गया भारत में, इसको जीडीपी में रखेंगे या नहीं रखेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा पूछा गया, कोई कोचिंग में पढ़ा रहा है तो जीडीपी कैलकुलेशन में आएगा या नहीं आएगा। कोई मंदिर में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन आया 10-15, मतलब मान लीजिए 4 ही ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसे पूछेगा इनमें से किसको जीडीपी में नहीं लिया जाएगा। तो कैसे आप शॉर्टलिस्ट करेंगे किसको लेंगे या किसको नहीं लेंगे। इस जीडीपी कैलकुलेशन में कोई भी आर्थिक रूप से कोई भी चीज का उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब थोड़ी ना सबको जीडीपी में डाल देंगे। अगर मान लीजिए कोई इनलीगल काम हो रहा है, ठीक है, कोई गन मैन्युफैक्चर करके इनलीगल रूप से उसको बेच रहा है मार्केट में, ठीक है, तो उसको जीडीपी में लेंगे? नहीं लेंगे। तो सबसे पहला बात, कोई भी अगर जीडीपी में कैसे वस्तु या कैसे उत्पाद को लिखिए, ऐसे करके हेडिंग डालिए, वस्तु जिन्हें राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पाद जिसको राष्ट्रीय आय की गणना में राष्ट्रीय आय में रखा जाएगा। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी लिख लीजिए ना, जो आपको मन करे। हाँ, वैसे वस्तु जिन्हें राष्ट्रीय आय के गणना में रखा जाएगा। अब कैसे कैसे वस्तु रखा जाएगा उसका कंडीशन हम बताएंगे, ठीक है, कैसा कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन लिखिए, लीगल होना चाहिए, मतलब वैधानिक या संवैधानिक होना चाहिए। मतलब क्या बोलेंगे इसको? अवैध, इनलीगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवैध, मतलब अवैध उत्पाद नहीं होना चाहिए या वैध उत्पाद होना चाहिए, जैसे लिखना है लिखिए। तो सबसे पहला काम लीगल काम होना चाहिए। इनलीगल काम को, स्मगलिंग को, चोरी को, डकैती को ऐसा लिखा रहेगा कि चोरी, डकैती, स्मगलिंग, ये सब को कोई भी एक मान लीजिए टाइप से ऑप्शन दिया रहा है तो सबसे पहले उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे का लेन देन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? पैसे का लेन देन, एक्सचेंज ऑफ मनी। इसमें कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, कैसे इसमें फेल कर जाएगा, एक कुछ एग्जांपल जैसे मान लेते हैं। एग्जांपल में ऐसा लिखा हो गया है कि कोई एक फादर है, मान लेते हैं फादर है, ये एक टीचर भी है किसी स्कूल में, ठीक है। तो टीचर है तो स्कूल से, जैसे मान लीजिए जब ये स्कूल में पढ़ाता होगा, ये टीचर है और किसी का फादर है, तो जब स्कूल में पढ़ाता होगा उसको क्या मिलता होगा? सैलरी, मतलब उसने सर्विस दिया, बदले में क्या मिला? सैलरी मिला। तो यहाँ पे ये लीगल काम भी है और पैसा का एक्सचेंज भी हुआ, तो इसको क्या रखेंगे? जीडीपी में रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे। लेकिन यही टीचर जो फादर है, जब अपने मान लेते हैं सन को पढ़ाता है तो उसे पैसा चार्ज करेगा? नहीं करेगा। तो अपने जब वो सन को पढ़ाएगा तो उसको जीडीपी में रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा का एक्सचेंज नहीं हुआ। आपको जीडीपी में पहले क्लास में बताया गया था कि कैसा वैल्यू लेते हैं? मॉनिटरी वैल्यू। पैसा अगर वहाँ है ही नहीं, मान लीजिए आपने बहुत सारा काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन पैसा ही नहीं लिया, तो फिर वो जीडीपी में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए टाटा कार बना दी और फ्री में उसको बेचना शुरू कर दिया, तो फिर उसको जीडीपी में उसको जीरो वैल्यू मानेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे, अच्छा अगला एग्जांपल बताएंगे तो बताएंगे। अगला लिखिए, तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लिखिए, किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होना चाहिए। किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीनों कंडीशन जिसमें लागू होगा उसी को लेंगे, ठीक है। तीनों कंडीशन कैसे कैसे लागू होता है। अब तीसरा कैसे फेल कर सकता है? तीसरा क्या लिखे हम लोग? किसी ने वस्तु एवं सेवा का उत्पादन। जैसे मान लीजिए हमको आज मान लीजिए पटना में बाढ़ आ गया, ठीक है, और गवर्नमेंट सबको 1,000 रुपया दे दिया, ठीक है। तो इलीगल भी है, पैसा भी एक्सचेंज किया किसी के बीच में, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, लेकिन इसके बदले में जो आपको मिला 1,000 रुपया, तो आपने बदले में कुछ उत्पादन किया उसके लिए? नहीं किया, आपको तो फ्री में मिल गया, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब डोनेशन का पैसा, सब्सिडी का पैसा, ये सब पैसा को जीडीपी में नहीं रखते हैं, ठीक है। मतलब वैसे ही चीजों को जीडीपी में रखा जाएगा जो सबसे पहला लीगल हो, दूसरा उसके बदले में पैसा चार्ज किया गया हो, और उसके बदले में कुछ न कुछ उत्पादन किया गया हो।
ना पेंशन नहीं आएगा, सैलरी आएगा लेकिन पेंशन नहीं आएगा जीडीपी में। ठीक है, तो ये तीनों, कोई भी जैसे मान लो शॉर्टलिस्ट करना हो, कोई भी 4 ऑप्शन में से कौन सही है या गलत है, तो ये तीनों कंडीशन लगाएंगे। जिसपे तीनों कंडीशन लग गया वो सही है, जिसपे नहीं लगा, जैसे मान लेते हैं आप मंदिर में गए, ठीक है, मंदिर में आप गए और आप सेवा भावना से आपने वहां पे काम किया, तो आपने वहां पे क्या दिया, सेवा दिया, मतलब आपने सर्विस दिया लेकिन पैसा नहीं लिया, तो वो भी क्या आएगा, जीडीपी में आएगा? नहीं आएगा। कि आप मान लेते हैं किसी अपने दोस्त को या कोई अपना पिता अपने बेटा को पॉकेट खर्च के लिए पैसा दिया, तो वो जीडीपी में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसको जो पैसा मिला वो बिना किसी काम का मिला, उसके बदले में उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक कंडीशंस हो गए। इसके बाद अगला क्या होगा, फैक्ट्स के अंदर जो हम लोग लिख रहे थे, अब क्या होगा, हमको डेटा चाहिए। डेटा मतलब क्या, जो वर्ष गुजर गया, जैसे वो सब छोड़िए, जैसे इस साल बजट पेश हुआ होगा, ठीक है, बजट कौन कौन पेश किया, तो हम लोग बिहार में है तो बिहार गवर्नमेंट और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके दोनों के द्वारा बजट पेश किया गया हो गया। ठीक है, तो बजट के अंदर से आपको, आपका क्या होमवर्क है कि आपके अंदर आपको पूरा डेटा लेके आना है कि जीडीपी कितना था लास्ट ईयर, इस ईयर कितना है, कितना ग्रोथ रेट रहा, तो जो भी हम लोग पर कैपिटा इनकम क्या है, तो जो भी डेटा है, जैसे आपको क्या बताया गया कॉन्सेप्ट, ये सब क्या क्या है, अब डेटा आप खुद से निकाल के लाइएगा, अगले क्लास में पूछेंगे। ठीक है, आपको कहाँ से मिलेगा, बिहार का डेटा कहाँ से मिलेगा, बिहार गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे से, और इंडिया का डेटा कहाँ से मिलेगा, भारत का बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। तो डेटा आपको लाना का काम है। ठीक है, क्या क्या लाएंगे, पर कैपिटा इनकम कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, जीडीपी कितना है, ये तीनों डेटा।